तो इससे पहले हमने बेसिकली फ्रंट एंड किया, और फ्रंट एंड हमने बेसिकली रिएक्ट और वीट.js हमने यूज़ किया टूल, और हमने रिडक्स मैनेजमेंट यानी फ्रंट एंड के जितने भी टूल्स एक प्रोडक्शन रेडी ऐप के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं वो हमने टच किए हैं। अब कितनी उसमें एक्सपर्टी है आपको, कितनी नहीं है, वो आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता है बहुत सारा, और आपकी जाहिर है अब एक दो प्रोजेक्ट्स में करेंगे उनको यूज़ तो हैंड्स ऑन हो जाएंगे। एज़ पर कमिटमेंट मैंने स्टार्ट में कहा था कि हमने कम से कम अपने इस कोर्स में एक प्रोजेक्ट फुल फ्लेज खुद हाथ से गुजारना है, मैंने करके देना है, और फिर एक एक प्रोजेक्ट्स आपको दूंगा। जब आप प्रोजेक्ट सबमिट कराएंगे तो उसकी बेस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, इसका एग्जाम कोई भी नहीं होगा। एंड पे पॉसिबली मैं एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करूँ, मॉक इंटरव्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए होगा। मिसाल के तौर पे हम एक अज्यूम करेंगे जी आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आई बी कंडक्टिंग योर इंटरव्यू, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूँगा मेरे कोलीग्स में से कोई एक्सपर्ट बंदा इस फील्ड का भी मेरे साथ आ जाए तो वी बोथ विल एक्चुअली बी कंडक्टिंग योर इंटरव्यूज़। वो काइंड ऑफ अ मॉक इंटरव्यू होगा ताकि मुश्किल तरीन सवाल आपसे पूछें ताकि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के लिए थोड़े बहुत मेंटली रेडी हो जाएं, वो एंड पे होगा। आज हमने बेसिकली बैकएंड स्टार्ट करना है, और बैकएंड स्टार्ट करने के लिए वंस अगेन हम बिल्कुल फ्रेश नया फोल्डर बनाएंगे और एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड राइट फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, जीरो से। मतलब आप समझेंगे आपको बैकएंड का कुछ नहीं पता, फ्रंट एंड का तो आपको काफ़ी कुछ पता है, लेकिन जब फ्रंट एंड का काफ़ी कुछ पता है तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स काफ़ी हद तक अब क्लियर है, स्पेशली ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे डील करना है, फंक्शंस के साथ कैसे डील करना है, कॉल बैक फंक्शंस कैसे बनाने हैं, फंक्शंस को दूसरे फंक्शन में बतौर पैरामीटर पास करना, फिर हमने डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ अरे कैसे करनी है, डीस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसे करनी है, म्यूटेशन, तो यही सारे कॉन्सेप्ट यूज होंगे बैकएंड में भी, ठीक। तो लेट्स बिगिन बाय let me draw a little diagram right in here to show what I'm going to do. मैंने इससे पहले बारहा आपको एक दो डायग्राम्स बना के बताई। एक डायग्राम ये है, यानी एक बॉक्स ये है और एक बॉक्स ये है। लेट्स अज्यूम कि दिस इज़ द फ्रंट एंड, ठीक है। अभी तक जो हम काम कर चुके हैं वो सारा का सारा इधर था, और ये फ्रंट एंड हमारा किस में था, रिएक्ट में था, या किसी भी उसमें टूल में हो सकता है। तो आप याद रखिएगा कि जब हम वन स्टैक में फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड कंप्लीटली आइसोलेटेड होता है, ठीक है। ये फ्रंट एंड है और ये बैक एंड है। आइसोलेटेड का मतलब क्या है कि बैक एंड कंप्लीटली एक सेपरेट प्रोजेक्ट ट्रीट होगा, और जो फ्रंट एंड है वो कंप्लीटली एक सेपरेट प्रोजेक्ट ट्रीट होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, बेशक सिमुलेटेड यानी डमी या फेक प्रोडक्ट के साथ ही बनाई है, लेकिन आपने ई कॉमर्स का पूरा फ्लो कंप्लीट कर लिए तो वो एक कंप्लीट फुल फ्लेज फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट था। अब हम जब बैकएंड बनाएंगे तो बैकएंड इज कंप्लीटली आइसोलेटेड, ये एक सेपरेट प्रोजेक्ट के तौर पे ट्रीट होगा। नहीं, बिल्कुल कुछ भी एक नहीं होता। अब जब ये थोड़ी देर मुझे कंप्लीट कर देते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस, पहले इसको समझे ना मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, फिर आपको खुद ही आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो ये दोनों क्या होंगे, कंप्लीटली आइसोलेटेड होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब ये आइसोलेटेड होंगे तो फिर जाहिर है फ्रंट एंड ने डाटा कहाँ से लेना है, बैकएंड से लेना है। तो आइसोलेटेड का मतलब ये कि दोनों इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इन दोनों के दरमियान फिर हमें क्या करना होगा, एक लिंक इस्टेब्लिश करना होगा। अच्छा, बाय द वे जो बैकएंड होता है ना, वो बैकएंड कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। अगर मैं यहाँ पे एक बिगर पिक्चर में आपको बता दूँ, एटलीस्ट टू थिंग्स, टू से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम दो चीज़ें बैकएंड में होती हैं या होनी चाहिए। उनमें एक है आपका, लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर, ये पूरा का पूरा बैकएंड है। इस बैकएंड में ये जो आपके पास है, दिस इज डीबी यानी डेटाबेस, एंड दिस इज वेब सर्वर। मैं सिर्फ सर्वर नहीं कह रहा बिकॉज सिर्फ सर्वर कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि एप्लीकेशन सर्वर भी होता है, एक फिजिकल मशीन को भी सर्वर बोलते हैं, और एक वेब सर्वर भी होता है, ठीक है। तो आगे चल के मैं शायद इनमें फ़र्क भी बता सकूं, लेकिन दिस इज़ द वेब सर्वर और दिस इज़ द डीबी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली हमारे बैकएंड पे ये चीज़ होती है। अब इनमें भी एक अप्रोच है कि डीबी कंप्लीट एक आइसोलेटेड चीज़ है, यानी अलग से चीज़ है, एक अलग से एप्लीकेशन है, और हमारी जो बैकएंड की एप्लीकेशन है वो एक कंप्लीट से इंडिपेंडेंट अलग से एप्लीकेशन है। तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक 3 टियर एप्लीकेशन में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, फ्रंट एंड, बैकएंड, और बैकएंड में भी 2 हैं, डेटाबेस और वेब सर्वर। तो ये तीनों आपस में एक तरह से क्या हो सकते हैं, आइसोलेटेड हो सकते हैं। यानी अभी मैंने बैकएंड को, डेटाबेस को पार्ट बनाया बैकएंड का, लेकिन ये डेटाबेस इस ग्रीन बॉक्स से बाहर भी हो सकता नहीं, ये एक सेपरेट अलग भी कहीं पड़ा हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ
कि हमें एक पूरी फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए फ्रंट एंड चाहिए होता है, वेब सर्वर चाहिए होता है, और फिर डेटाबेस चाहिए होता है, और फिर ऑब्वियसली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सब के दरमियान आपस में हमें क्या चाहिए होता है? लिंक एस्टैब्लिश करना होता है। ये जो लिंक एस्टैब्लिश होता है फ्रंट एंड और बैक एंड के दरमियान, मन स्टैक में ये लिंक एस्टैब्लिश होता है थ्रू APIs। समझ आई बात? तो इसका मतलब फ्रंट एंड हमने कंप्लीट अलग बना लिया, अब हम किधर जा रहे हैं? वेब सर्वर बनाने जा रहे हैं। तो वेब सर्वर और फ्रंट एंड में जो कनेक्शन होगा वो किसके जरिए होगा? यानी जो डेटा का एक्सचेंज होगा, डेटा लेके जाना सर्वर पे या डेटा वापस लेके आना, ये किसके जरिए होगा? API के जरिए होगा। ये API कहाँ रिजाइड कर रही होगी? होस्ट पे, यानी अपना सर्वर पे। सर्वर APIs को कैसे एक्सपोज करता है आपको पता है? सर्वर APIs को कैसे एक्सपोज करता है? थ्रू एंड पॉइंट्स। बिकॉज आपको पता है कि अगर मुझे क्लाइंट पे रहते हुए सर्वर से कोई चीज़ मंगवानी है तो पहली चीज़ मुझे सर्वर का बेस URL पता होना चाहिए, यानी www.something.com, दिस इज बेस URL। बेस URL के बाद बेस URL हमें इस सर्वर तक पहुंचाता है, लेकिन इस सर्वर के अंदर हमारे पास डिफरेंट रिसोर्सेज पड़े होते हैं, यूजर का रिसोर्स, प्रोडक्ट्स का रिसोर्स, ऑर्डर्स का रिसोर्स। ठीक, तो हमें इस सर्वर तक पहुंचने के बाद किसी पर्टिकुलर रिसोर्स तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए होता है? एंड पॉइंट, बिकॉज बेस URL प्लस एंड पॉइंट। तो ये पूरा का पूरा हमें एक एंड पॉइंट जो मिल जाता है। वो एंड पॉइंट क्या करता है? हमारे सर्वर के अंदर किसी रिसोर्स तक हमें पहुंचा देता है। जैसे हमने कहा था www.fakestoreapi.com/products। तो प्रोडक्ट्स क्या है? बेसिकली इस पूरे सर्वर में पड़ा है एक रिसोर्स, बाकी भी हो सकते हैं लेकिन हमने सिर्फ एक ही पढ़ा। ठीक, अब सर्वर को अगर डेटा चाहिए, यानी अगर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स चाहिए, सर्वर का काम सिर्फ इतना है कि रिक्वेस्ट को रिसीव करे, इंटरप्रेट करे और फिर रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे। अब अगर इस रिक्वेस्ट में डेटा की रिक्वेस्ट आई है, यानी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे डेटा, एक तो होता है ना सिर्फ रिक्वेस्ट आई है कोई एक्शन परफॉर्म करने की, वो एक्शन हो गया, वापस रिस्पॉन्स मिल गया, दैट्स ओके। एक है जी कि एक्शन ही परफॉर्म करना, मुझे डेटा भी चाहिए वापस रिक्वेस्ट में। तो फिर ये वेब सर्वर किससे कनेक्ट होगा? डेटाबेस से कनेक्ट होगा, और डेटाबेस से कनेक्ट होकर क्या कहेगा? यार ये डेटा चाहिए हमें, ये डेटा मुझे दो। तो डेटाबेस वो डेटा किसको देगा? वेब सर्वर को। वेब सर्वर उस डेटा को शेप करेगा, फॉर्मेट करेगा, जो भी नेसेसरी प्रोसेसिंग होगी वो करेगा, और वापस किसको दे देगा? क्लाइंट को दे देगा। दिस इज क्लाइंट। ये वेब ऐप भी हो सकती है, ये मोबाइल ऐप भी हो सकती है। एंड द गुड न्यूज़ इज़ कि अगर आप ये बैकएंड जो अभी आज स्टार्ट करने लगे हैं, अगर आप बैकएंड आपको अच्छा आता है तो यही बैकएंड आप मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी फ्रंट एंड पे सिर्फ आपको क्या चेंज करना होगा? मोबाइल ऐप की डिज़ाइनिंग करनी होगी, और आप इसी बैकएंड को उसके साथ प्लग इन करके यू आर गुड टू गो। और बहुत ज़्यादा मोबाइल ऐप्स यही काम करती हैं आजकल तो, बल्कि API हैज़ बिकम अ डोमिनेंट स्टाइल ऑफ एक्चुअली मेकिंग द एप्लीकेशंस। तो ये बात समझ आ गई है। अब एक और बात है, ये जो बैकएंड है ना, ये हम बनाएंगे। ठीक, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मे बी के हम कोई थर्ड पार्टी API यूज करें। मिसाल के तौर पे हमारी एप्लीकेशन के अंदर एक फंक्शनैलिटी है मैपिंग की, डायरेक्शन फाइंड करना, जैसे उबर है, जैसे करीम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जब हम, यानी ये स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग या ये स्टाइल ऑफ मेकिंग एन एप्लीकेशन, व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट वन, कि हम से अपने वेब सर्वर को तो API की रिक्वेस्ट कर ही सकते हैं, हम इसी फ्रंट एंड में रह के किसी थर्ड पार्टी सर्वर को भी डेटा की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इन दैट केस ये क्या होगा कि बेसिकली ये बैकएंड होगा किसी थर्ड पार्टी का। मिसाल के तौर मैप के केस में हम किसको रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे? गूगल के सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे, और वो रिक्वेस्ट किसके जरिए भेजेंगे? वंस अगेन API। और वो API एंड पॉइंट्स हमें कौन देगा? ऑब्वियसली गूगल खुद। मैपिंग की API अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर YouTube स्टूडियो की API यूज़ कर रहे हैं, अगर हम किसी अपनी ऐप में कोई वेदर की अपडेट्स दिखाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? इसको लिंक करेंगे किसी वेदर के सर्वर के साथ। किसके साथ? वेदर के सर्वर के साथ। तो उसके लिए भी हम कम्युनिकेशन कैसे करेंगे? बेसिकली थ्रू API। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो क्लाइंट है उसका जो डेटा सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। वो हमारा अपना बनाया हुआ बैकएंड भी हो सकता है, दिस इज मोस्टली यूज फॉर कस्टम एप्लीकेशंस, और वो कोई थर्ड पार्टी सर्वर भी हो सकता है, जैसे गूगल है, यूट्यूब का सर्वर है। अगर कोई वेदर
अपडेट या वेदर एपीआई शामिल करनी है तो वेदर का सर्वर है। तो अल्टीमेटली इन सारे सोर्सेज से डाटा हम अपने फ्रंट एंड में रिसीव करके यहाँ पे शो कर सकते हैं और यूज़र को जैसे चाहे अपनी यूआई जो है वो दिखा सकते हैं। सो दिस इज़ द इंटायर रॉकेट साइंस ऑफ द बैकएंड। अब जब ये सर्वर है जो गूगल का है तो हमें तो नहीं पता, लेकिन हमें सिर्फ इसने एपीआई एंड पॉइंट एक्सपोज किए हैं, तो अंदर की डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। अगर एपीआई एंड पॉइंट से हमें डाटा मिले, ये तो हम खुद बना रहे हैं ना, तो हम खुद एपीआई एंड पॉइंट्स बनाएंगे। तो ये इसके अंदर भी यही काम होता है बेसिकली, इसका अपना सर्वर होता है और उसके पीछे क्या रखा होता है, कोई ना कोई डेटाबेस। और बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, ज़ाहिर है उन सारी मिटिगिटीज़ में हम नहीं जाते। अथेंटिकेशन वगैरह होती है, ज़ाहिर है आप अथेंटिकेट होके, क्योंकि कई एपीआई प्रोटेक्टेड होती हैं, उनको फिर एपीआई की देनी पड़ती है, लगानी पड़ती है, ये सारी चीज़ें आप खुद बहुत समझ जाएंगे। बट दिस इज़ द बिगर पिक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैकएंड। और बैकएंड में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेब सर्वर, और फिर हम क्लाइंट और सर्वर के दरमियान कम्युनिकेशन करेंगे। डेटाबेस को हम मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 दिन बाद एक्सप्लोर करेंगे, जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड को लिंक कर लेंगे, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का लाइफ साइकिल कंप्लीटली देख लेंगे, तो फिर हम डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करेंगे। अब आखिरी इंपॉर्टेंट बात बिफोर वी जंप इनटू द प्रैक्टिकल साइड, आपने एपीआई के जरिए कम्युनिकेशन करनी है, ये तो आपको तय हो गया, ठीक। इस एपीआई के जरिए आप सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजते हैं तो कम से कम 5 तरह की रिक्वेस्ट्स का आपको पता होना चाहिए, और वो आपको पहले भी पता है। या तो आप गेट रिक्वेस्ट करते हैं, और ये रिक्वेस्ट क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं, चूंकि नॉर्मली जो नेटवर्क की कम्युनिकेशन है ना, दैट इज गवर्न्ड बाय अ प्रोटोकॉल कॉल्ड HTTP या HTTPS, S फॉर सिक्योरिटी, बट HTTP इज अ प्रोटोकॉल। अच्छा, ये प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल इज जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न्स द नेटवर्क कम्युनिकेशन। जैसे मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, तो हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हम ऐसी जुबान में गुफ्तगू करें जो मुझे भी समझ आए और आपको भी समझ आए। मैं यहाँ पश्तो बोलना शुरू कर दूँ, आप में से कोई एक भी पठान ना हो, तो क्या आपको समझ आएगी? सो हमने ये पहले तय किया हुआ है कि हमारी गुफ्तगू या जो प्रोटोकॉल फॉलो करेगी वो क्या होगी। एक तो मीडियम हम डिसाइड कर लेते हैं, उर्दू या इंग्लिश। दूसरा हम डिसाइड कर लेते हैं कोई, मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन कर सकते हैं, कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू नहीं होगी, कोई इस तरह की ऐसी वैसी। तो HTTP इज अ प्रोटोकॉल जो क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन को गवर्न करता है या मेक श्योर करता है। HTTP के 5 एटलीस्ट मेथड्स हैं, कम से कम, इससे ज़्यादा भी हैं। और वो कौन से हैं? या तो हम सर्वर को जब रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो गेट की रिक्वेस्ट कर रहे होंगे। अब ये जो गेट है ना, ये जो 5 कीवर्ड्स लिखूंगा, वर्ब लिखूंगा, गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट, इनको हम कहेंगे HTTP मेथड्स। क्या कहेंगे? HTTP रिक्वेस्ट मेथड, पूरा नाम ये। बात समझ आइए? तो HTTP क्या है ये भी समझ आ गई है। इट्स अ प्रोटोकॉल दैट एक्चुअली गवर्न्स द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और ये जो HTTP के रिक्वेस्ट मेथड्स हैं वो 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक है गेट, दूसरा है पोस्ट। अब मुझे इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है गेट क्या करता है, आपको पता है पोस्ट क्या करता है, और आपको ये भी पता है पुट क्या करता है, और आपको ये भी पता है कि पैच क्या करता है, और आपको ये भी पता है कि डिलीट क्या करता है। तो ये 5 जो रिक्वेस्ट मेथड्स हैं ये आपके जहन में होने चाहिए। तो इस डायग्राम को आपने गोल के पी जाना, बिकॉज वी विल बी फॉलोइंग दिस डायग्राम थॉरोली। सो नाउ लेट्स गो टू द प्रैक्टिकल साइड। जी, एपीआई जहां होस्ट होती है ना बेसिकली, वो सर्वर पे ही होती है, तो वो सर्वर साइड, सर्वर एंड पे ही आती है। बिल्कुल बिल्कुल। एपीआई बैकएंड का पार्ट है, बिल्कुल बैकएंड का पार्ट है। एपीआई का जो एंड पॉइंट है ना, जब फ्रंट एंड में तो आप सिर्फ एंड पॉइंट देते हो, वो एपीआई रिजाइड कहाँ करती है, वो कहाँ रहती है, वो कहाँ होस्ट हुई होती है, वो डाटा कहाँ से लेती है, वो सारा कुछ तो बैकएंड के पार्ट में ही आता है। खुद ही कनेक्ट नहीं होता, सब कुछ हमने करना है। वो अभी दिखाएंगे आपको, अभी 2 मिनट में पता लग जाएगा सर्वर कैसे बनता है। 3 लाइनें लिखेंगे, सर्वर बन जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एक नया फोल्डर बनाना है। अब आप कहेंगे जी इसके अंदर क्यों नहीं बनाया, तो मैंने कहा चूंकि ये कंप्लीट आइसोलेटेड प्रोजेक्ट है, तो मैं चाहूँ तो उसके अंदर नया फोल्डर बनाऊँ, चाहे तो मैं सेपरेटली नया फोल्डर बनाऊँ, ठीक है। सो आई विल बी मेकिंग एन ई-कॉमर्स ऐप, और ये जो ऐप होगी, मैंने कल अरबाब से बात की है, तो अरबाब से मैं फ्रंट एंड बनवा रहा हूँ। अब फ्रंट एंड में वो रिएक्ट में बना के देगा, जब तक हम बैक एंड पढ़ते वो फ्रंट एंड बना चुका होगा, तो फिर हम यही प्रोडक्शन लेवल की जो अभी बैक एंड बनाएंगे, इसको हम उस फ्रंट एंड के साथ कनेक्ट करेंगे जो अरबाब बना के देगा।
क्योंकि फ्रंट एंड हम दोबारा उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट वही यूज़ करेगा और फिर हम उसको उठा के इसके साथ प्लग इन कर लेंगे। ठीक है, अगर कोई अरबाब की हेल्प करना चाहे तो वो फ्रंट एंड में, मतलब अगर कोई चाहे कि जी मे बी उसके पास टाइम ना हो, बहरहाल तो मैं इसको फुल फ्लैज फ्रॉम डे 1 से क्या करूँगा, ई कॉमर्स लेवल पे लेके चलूँगा। ठीक है, सो नाउ मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि ई कॉमर्स, किसी के जहन में कोई और अच्छा आइडिया है तो हम वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ई कॉमर्स में मेरा चूज़ करने का मकसद ये है कि इसमें तकरीबन सारे कॉन्सेप्ट जो हमें पढ़ने चाहिए, पेमेंट इंटीग्रेशन इसमें इन्वॉल्व होगी, इसमें आपकी APIs तो ज़ाहिर इन्वॉल्व होंगी, यूज़र अथेंटिकेशन इन्वॉल्व होगी, यूज़र के डिफरेंट रोल्स इन्वॉल्व होंगे कि एडमिन यूज़र के पास क्या क्या राइट्स हैं, नॉर्मल यूज़र के पास क्या क्या राइट्स हैं, मॉडरेटर यूज़र के, यानी जितने रोल्स हम डिफाइन करना चाहें खुद डिफाइन करेंगे। ठीक है, फिर इसका एडमिन पैनल भी होगा प्रॉबेबली, इसका जो नॉर्मल APIs हैं जितने भी एंड पॉइंट्स हैं वो भी होंगे, और बहुत सारे फीचर्स, मतलब आई मीन इमेज अपलोडिंग होगी, इमेज को क्लाउड पे मूव करना होगा वगैरह वगैरह। तो अगर किसी और जहन में और सजेशन है जो अच्छा, जो सारे टॉपिक्स को कवर करे, तो वी कैन एक्चुअली स्टार्ट लुकिंग एट दैट टू। ये कल तक मुझे बता सकते हैं, इफ़ नॉट वी विल कंटिन्यू विद दिस वन। ठीक है, सो ई कॉमर्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप कोई भी फोल्डर बनाया आपने, रूट फोल्डर, अब जब हम फ्रंट एंड बना रहे थे ना तो हमारे पास एक स्कैफोल्डिंग थी, प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग, यानी हम वीट को यूज़ करते थे या क्रॉ टेम्पलेट यूज़ करते थे। वीट यूज़ करते थे तो वीट हमें पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग बना के देता था, यानी रूट बेसिक स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का बना के देता था। जब हम क्रॉ टेम्पलेट यूज़ करते थे तो वो भी हमें क्या करता था, पूरे प्रोजेक्ट का फोल्डिंग रूट स्ट्रक्चर बना के देता था। बैकएंड में ऐसा कोई सीन नहीं है। बैकएंड में हम Node.js बेस्ड फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, Express.js। Express.js क्या है, Node.js बेस्ड फ्रेमवर्क है। जैसे जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क रिएक्ट है, वैसे ही Node.js का फ्रेमवर्क क्या है, Express.js है। और Express.js एक बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसमें APIs बनती हैं। ठीक, एंड द गुड पार्ट और द बैड पार्ट, बाद लोग इसे गुड पार्ट कहते हैं, बाद से बैड पार्ट कहते हैं। एक्सप्रेस इज अ मिनिमलिस्टिक वेब बेस्ड फ्रेमवर्क। गुड पार्ट क्यों और बैड पार्ट क्यों है इसका, लेट्स सी। Express.js अगर मैं आपको कहूं, नॉट न्यूज यार, क्या हो गया, इट्स फास्ट अनओपिनियनेटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js। फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है। अनओपिनियनेटेड का मतलब यह है कि जैसे, यानी किसी ने कोई स्कैफोल्डिंग दे के आपको पे ठोसा नहीं हुआ कि आपने ये अप्रोच फॉलो करनी है जी, इसका फोल्डिंग, अब जिस तरह से मर्जी फोल्डर स्ट्रक्चर, जिस तरह से मर्जी अपनी मर्जी से इसको सेटअप कर ले, इसमें कोई एस्टैब्लिश्ड ओपिनियन नहीं है कि आपने इसी तरह से इसको फॉलो करना है। जैसे क्रॉ में था, जैसे वीट में था, वो सारा कुछ खुद बना के देता जाइए, आपने इससे आगे आप चले, ये बिल्कुल जीरो से हमने खुद ही करना है। मिनिमलिस्ट, बिल्कुल जीरो कॉन्फ़िगरेशन के साथ है ये, मतलब आप अभी देखेंगे 3 लाइनें लिखेंगे, हमारा पूरा सर्वर तैयार हो जाएगा। ठीक है, वेब फ्रेमवर्क फॉर Node.js। तो ये इसका एक तरह से प्लस पॉइंट है कि ये टोटली फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है कि आप जैसे चाहें इसको यूज करें। इसके मुतबादल नहीं, इसी Express.js की बेस पे लिखा गया एक और फ्रेमवर्क है Node.js का, जिसे हम Nest.js बोलते हैं। वो ओपिनियनेटेड है, अब आप समझ गए होंगे। ये अनओपिनियनेटेड है, वो क्या है, ओपिनियनेटेड है। मिसाल के तौर पे अगर आप जो है ना Nest.js, वैसे ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी डिमांड है। हम Nest.js नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजह है कि Nest.js टाइपस्क्रिप्ट मांगता है और हमें टाइपस्क्रिप्ट नहीं आती। मुझे तो आती है, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हमने टाइपस्क्रिप्ट सीखी नहीं है इस कोर्स में, दैट्स वाई हम Nest.js नहीं करें। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आप 3 साल बाद नाम सुने Nest.js तो आपको पता चले ये भी Node.js का फ्रेमवर्क ठीक है, तो दिस इज समथिंग, अ प्रोग्रेसिव Node.js फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग एफिशिएंट, रिलायबल एंड स्केलेबल सर्वर साइड एप्लीकेशंस। यानी इसमें भी APIs बनती हैं, सर्वर साइड एप्लीकेशंस बनती हैं। ये टाइपस्क्रिप्ट मांगता है और ये ओपिनियनेटेड है। इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे, ये उसी तरह पूरी की पूरी स्कैफोल्डिंग देगा और ये कहेगा यही फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे तो मैं काम करूंगा, अदरवाइज। अब समझ आ गई बात। तो Nest.js भी है, एक दो और फ्रेमवर्क्स भी हैं, फास्टिफाई भी है मेरे ख्याल में, फास्टिफाई तो ये भी बेसिकली आपका क्या है, Node.js बेस्ड फ्रेमवर्क है जिसमें आपकी बैकएंड बनती है। आपको नाम सारे आने चाहिए। आप जब ये मंथ से कोर्स कंप्लीट कर लें और इसके बाद आपको लगे नहीं यार आई नीड लिटिल मोर एडवांसमेंट, लेकिन मैं उसी बुनियाद पे एडवांसमेंट करना चाह रहा हूं, तो याद रख लीजिएगा फास्टिफाई भी Express.js के ऊपर बना है
और नेस्ट जेएस भी एक्सप्रेस जेएस के ऊपर बना है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन में जाकर डिटेल में पढ़िए। तो अगर आपको एक्सप्रेस आती है तो ये अगली चीज़ें सीखना आसान हो जाएंगी, सिर्फ शर्त ये है कि नेस्ट जेएस के लिए आपको टाइपस्क्रिप्ट भी साथ आनी चाहिए। यानी ये मैं फ्यूचर के लिए आपको बता रहा हूँ कि इफ़ यू वांट टू गो अहेड इन द इवन इन द एडवांस शेप, तो ये प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क्स बैकएंड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो इनकी थोड़ी बहुत तारीफें खुद पढ़ लीजिएगा। फास्टिफाई और नेस्ट जेएस, दीज आर टू अदर फ्रेमवर्क्स। वी विल बी यूजिंग एक्सप्रेस, जो कि सबसे ज़्यादा सिंपल है और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपनी मर्जी से इसको अडॉप्ट कर लें। हम जो डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करेंगे वो होगा MVC। अगर जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी, तो उनको पता होगा मॉडल व्यू कंट्रोलर के अप्रोच क्या है। अभी थोड़ी देर बाद जाके मतलब कुछ आगे चल के बताऊंगा MVC क्या है। बहरहाल हम डिज़ाइन पैटर्न फॉलो करेंगे MVC, और हम जो फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस JS। तो आई होप कि मैं बेस्ट पॉसिबल प्रैक्टिसेस आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, और ऐसी प्रैक्टिसेस जाके इनको यूज़ करके इसके बाद अगर आप नेस्ट जेएस और फास्टिफाई वगैरह की तरफ मूव करना शुरू करें तो आप कर सकें। सो मैंने बिल्कुल बेयर मिनिमल ऐप बनाई, और इसके अंदर चूंकि मैंने कहा जी सब कुछ मैंने खुद करना है, तो हमें पता है, अगर नहीं पता तो आपको पता है कि हम जितनी भी डिपेंडेंसीज को ट्रैक कर रहे होते हैं वो किसके जरिए करते हैं, पैकेज जेसन के जरिए। फ्रंट एंड में जितनी भी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करते हैं या ट्रैक करते हैं तो उसको कहाँ सेव करते हैं, पैकेज जेसन में। तो इसका मतलब है बैकएंड में भी हमें एक्सप्रेस के साथ कुछ और लाइब्रेरीज भी यूज करनी पड़ेंगी, कुछ और इंस्टॉलेशंस भी करनी होंगी। तो सबसे पहली चीज जो हमें चाहिए वो क्या है, पैकेज जेसन। फ्रंट एंड में हमने पैकेज जेसन क्यों नहीं बनाई भाई, फ्रंट एंड में उसने स्कैफोल्डिंग खुद बना के दी थी, उसने पैकेज जेसन भी क्या की थी, खुद ही बना के दी थी। तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, यानी रूट फोल्डर में अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ, और जो सबसे पहली कमांड मुझे बैकएंड के लिए देनी है दैट इज npm init। अच्छा, ये npm init क्या करेगा, अब ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा, ये बेसिक सवाल हैं, आप उनके जवाब दे दें। जो ही मैं npm init करूंगा तो लेट्स रन इट। क्या हो गया भाई, why it got stuck? ये आप इसकी कुछ तारीफें भी पढ़ सकते हैं। वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। मिनिमल एंड फ्लेक्सिबल नोड.js वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अ रोबस्ट सेट ऑफ फीचर्स फॉर द वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। मोबाइल एप्लीकेशंस यानी मोबाइल एप्लीकेशंस का बैकएंड भी इसी में बनता है। विद अ myriad ऑफ HTTP यूटिलिटी मेथड्स एंड मिडलवेयर एट योर डिस्पोजल, क्रिएटिंग अ रोबस्ट, यानी API इसमें बनती है परफॉर्मेंस वाइज और फ्रेमवर्क वाइज। ओके, ये इट टुक सम टाइम। ये कुछ सवाल पूछेगा, जैसे मैंने कहा था, पहला सवाल पूछता है जी कि आपने पैकेज का नाम क्या रखना है। पैकेज का नाम का मतलब आप समझे फोल्डर का नाम। तो अगर आप कोई नया नाम देना चाहते हैं तो यहाँ नाम लिख दें, अदरवाइज अगर आप डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट ई-कॉमर्स ऑलरेडी है, तो मैं इसको एज इट इज़ बगैर कोई नाम दिए करूँगा, तो वो इसी को फोल्डर ट्रीट करेगा रूट। फिर कहते हैं इस एप्लीकेशन का वर्जन, अगर आप कोई वर्जन देना चाहते हैं तो दे दें, अदरवाइज ज़ाहिर है हम वेरी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन का वर्जन क्या होगा, 1.0.0 ही होगा। फिर ये पूछा है जी डिस्क्रिप्शन, सो कंप्लीट बैकएंड फॉर ई-कॉमर्स, ठीक है। फिर वो कह रहे जी एंट्री पॉइंट, जाहिर है कोई एक फाइल होगी जहां से हमारी एग्जीक्यूशन ने स्टार्ट पकड़ना होगा, तो उस फाइल का नाम क्या होना चाहिए। एंट्री पॉइंट का मतलब है कि आपको एक रूट फाइल दें, जिस रूट फाइल से आपका जो बैकएंड है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको नाम देता हूं server.js। अगर आप कुछ नाम नहीं देंगे तो डिफॉल्ट क्या ट्रीट कर लेगा उसको, index.js। तो मैंने क्या नाम दे दिया, server.js। उसके बाद पूछते हैं जी टेस्ट कमांड, मैं अभी टेस्ट कमांड कोई नहीं देना चाहता। फिर कहते हैं जी गिट रिपोजिटरी, इसको गिट रेपो के साथ लिंक करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, करना चाहता हूं लेकिन मैं मैनुअली कर दूंगा, बाद में मैनुअली बताऊंगा खुद, ठीक है, जैसे वो गिट इनिट हम करते थे मैनुअल तरीके, इसलिए इसको छोड़ दूं। फिर मुझे कीवर्ड पूछेगा, अभी के लिए कीवर्ड आप कुछ देना चाहते हैं दे दें, अदरवाइज छोड़ दें। ऑथर
टीम, क्योंकि आप भी कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे इस प्रोजेक्ट में, ठीक है। लाइसेंस MIT कर दें, ओपन सोर्स के लिए होता है MIT का मतलब, और उसके बाद दैट्स इट। वो कह रहा है इज़ दिस ओके, मैंने कहा यस ओके, तो यहाँ पे उसने एक पैकेज जेसन की फाइल बना दी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपको पैकेज जेसन चाहिए, बिकॉज आपने जितनी भी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है वो किसने ट्रैक करनी है, पैकेज जेसन ने ट्रैक करनी है, और अगर ये नहीं होगी तो फिर ऑब्वियसली अब आपने इसको अगर ओपन करें तो यही चीज़ जो आपने सारी सेटिंग्स यहाँ दी है ना, वही सारी सेटिंग्स इधर आ गई, यानी जो जो उसने सवाल पूछे थे वो सारे के सारे यहाँ आ गए। समझ आ गई बात। अब उसने कहा जी स्क्रिप्ट्स में आपने क्या दिया, उसने कहा था, पूछा था हमसे टेस्ट कमांड कोई देनी है, हमने कहा कोई नहीं देनी, तो हम इस टेस्ट को हटा देते हैं और हम एक अपनी कमांड देते हैं। जब हम लिखते हैं ना npm run, तो वो बेसिकली इधर से आके हिट कर रहा होता है, ठीक है। सो मैं कहता हूँ जी इसको आप एक कमांड दो स्टार्ट, और स्टार्ट में क्या करो, अच्छा पहले मैं इसको छोड़ देता हूँ, एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर बाद इस पर वापस आऊँगा। सॉरी नहीं, स्टैटिक नहीं देंगे, और अगर देंगे तो स्टैटिक का पता होना चाहिए ना क्यों देंगे, तो अभी तो नहीं, लीव इट फॉर नाउ। सो मैंने ये कहा था जी हमारी मेन एंट्री पॉइंट की फाइल कौन सी होगी, server.js, ये मैंने खुद कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया था, तो अब ये एंट्री पॉइंट यहाँ पे होनी चाहिए, पहली फाइल server.js। समझ आ गई बात। अब चूंकि हमने बैकएंड में क्या यूज़ करना है, एक्सप्रेस एज अ Node.js फ्रेमवर्क, तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या इंस्टॉल करनी है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। सबसे पहली चीज़ क्या इंस्टॉल करनी है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। सो लेट मी गो अहेड एंड ग्रैब दिस कमांड npm install express, copy this and paste it in here। अब जब ये एक्सप्रेस इंस्टॉल हो गया तो ज़्यादा नोड मॉड्यूल्स में उसने अपनी डिपेंडेंसी रखनी है, लेकिन उसकी एंट्री एक यहाँ आ जानी चाहिए, ठीक है। सो डिपेंडेंसीज की प्रॉपर्टी आ गई जो पहले नहीं थी, और उसके अंदर उसने एक्सप्रेस 4.18.2 इंस्टॉल कर दी। सो वी आर गुड टू गो विद एक्सप्रेस, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमने करना है वो करना है एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है और फिर एक्सप्रेस को यूटिलाइज करना है। यानी सबसे पहला काम हमने सर्वर बनाना है, ताकि हम फ्रंट एंड से कोई भी रिक्वेस्ट भेजें तो हमारा सर्वर क्या करे, उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। तो हमने इस फाइल में क्या लिखना है, सर्वर बनाना है या खुद सर्वर लिखना है। तो हाउ टू डू दैट, इट्स वेरी सिंपल वन। सिंपली आप यहाँ जाएं गेटिंग स्टार्टेड में, ये आपको वही कमांड देता है npm init पहले करें, हमने वो कर लिया सारा कुछ, npm init कर लिया हमने। हमसे उसने एंट्री पॉइंट पूछा था, हमने दे दिया server.js, फिर उसने कहा था एक्सप्रेस इंस्टॉल करो, हमने कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अब वो कह रहा है नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड ऐप। आप सिंपली ये चीज़ उठाएं, कॉपी करें और यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, आपका सर्वर बन गया। सर्वर का क्या काम है, रिक्वेस्ट रिसीव करना, रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करना और वापस रिस्पांस देना। सर्वर का मतलब इज लाइक अ वेटर। आप किसी होटल में जाते हैं, आप जब होटल पे पहुंचते हैं तो वेटर क्या करता है, आपसे पूछता है, या आपसे ना भी पूछे तो आप खुद उसको बताते हैं मुझे ये चाहिए, तो यू मेड अ रिक्वेस्ट, उसने आपकी रिक्वेस्ट को समझा, अगर उसे समझ आई तो उसने उस रिक्वेस्ट का क्या किया, रिस्पॉन्स दे दिया। इतना सा काम है बस। यू मेड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, या क्लाइंट मेड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर रिसीव्ड द रिक्वेस्ट, अंडरस्टूड इट एंड गेव इट अ रिस्पॉन्स। समझ आई बात। अच्छा, मैं जरा इसको ना वन बाय वन आपको क्लियर करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने ये चीज फॉर द फर्स्ट टाइम देखी होगी। ये चीज बिल्कुल इक्विवेलेंट है इसके, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ये चीज तो आपको पता है कि एक्सप्रेस एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर से मैं एक फंक्शन या एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहा हूं जिसका नाम क्या है, एक्सप्रेस है, और आगे इसको यूज कर रहा हूं। अब आगे की कहानी तो पहले बाद में छोड़ें, पहले जरा इसको देख लें कि ये क्या है, ये क्यों ऐसा है।
हमने फ्रंट एंड में पढ़ी है ES6 एंड अबव, जो जावास्क्रिप्ट का ECMAScript 6 वर्जन है उससे अबव पढ़ा है। ES5 और उससे पहले जावास्क्रिप्ट की फाइल या मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए ये स्टाइल यूज होता था। यानी हम जब किसी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते थे तो इंपोर्ट का कीवर्ड ES5 और उससे पहले नहीं था, उसके लिए क्या था, सिंपली रिक्वायर का कीवर्ड था, और इस रिक्वायर्ड के कीवर्ड को यूज करके हमें ये करना है। अब अनफॉर्चुनेटली जब हमने React.js यूज की थी तो हमने इस तरह की कोई चीज देखने को ही नहीं मिली थी, क्योंकि वो स्कैफोल्डिंग सारी की सारी किसने करके दी थी हमें, ठीक। तो हम जो है इंपोर्ट, अगर मैं यहाँ पे आपको जाके हमारा जो फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट है इसमें जाके इसके पैकेज जेसन में अगर मैं एक चीज देखूं तो यहाँ पे एक चीज, चूंकि ये वाली पैकेज जेसन किसने बनाई थी, रिएक्ट के अपने, मतलब हमारी कमांड ने बनाई, उसकी कमांड ने बनाई थी स्कैफोल्डिंग। तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है टाइप मॉड्यूल, गॉट इट। अब ये मॉड्यूल सिस्टम का बिहेवियर डिफरेंट है कि अगर हम यहां पे जाएंगे ना, तो मिसाल के तौर पे मैं अगर इसको कमेंट कर दूं और इस तरीके से इंपोर्ट करता हूं एक्सप्रेस को, तो मुझे एरर देगा। क्यों? कि Node.js बाय डिफॉल्ट इस इंपोर्ट के सिंटैक्स को सपोर्ट नहीं करता। ये अभी तक बाय डिफॉल्ट वो क्या करता है, ES5 को ही करता है। तो ES5 में फिर हमें हर जगह जहां भी इंपोर्ट करना होगा वहां क्या करना होगा, रिक्वायर करना होगा। तो फिर हमें एक नए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे जी कि ES5 में कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है या रिक्वायर होता है। इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो काम है ना, यानी ये जो पैकेज जेसन है, अभी मैंने आपको दिखा दिया है, इस पैकेज जेसन में हम खुद एक सेटिंग जाके चेंज करेंगे और इसमें भी क्या लिखेंगे, टाइप, और बाय डिफॉल्ट ES5 कौन सा मॉड्यूल सिस्टम यूज करता है, कॉमन JS का। कौन सा मॉड्यूल सिस्टम यूज करते हैं, और कॉमन JS में आप क्या करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर का कीवर्ड। तो हम जाके इसे कहेंगे जी कि हमने क्या करना है, मॉड्यूल यूज करना है। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये इंपोर्ट वाला सिंटैक्स यूज करना है। तो आपको पैकेज जेसन में जाके सिर्फ एक चीज चेंज करनी है, इससे हो जाएगा। एक और चेंज करनी है, वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अब हम ये जहां जहां रिक्वायर लिखा होगा ना, उस रिक्वायर की जगह हम वही जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं जो हमने नॉर्मली किया है। एक और क्या होगा, जब हम खुद अपनी कोई फाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो हमें सिर्फ इंपोर्ट करते वक्त फाइल के साथ .js की एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, दैट्स इट। अगर हमने टाइप मॉड्यूल किया हुआ है, वो जब आएगा प्रॉब्लम बताऊंगा। लेकिन एक मसला हल हो गया, अब दूसरा मसला आएगा जब आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। तो अब हमें जहां जहां आप रिक्वायर का सिंटैक्स मिले, आपको कहीं इंटरनेट पे हेल्प देखें, कहीं सजे खबे देखें, तो आप उस रिक्वायर को अगर इंपोर्ट में बदलना चाहते हैं तो उसका सिर्फ पैकेज जेसन में जाके आप टाइप क्या कर दें, मॉड्यूल कर दें। मेकिंग सेंस? शुरू में आपको याद होगा अगर, तो मैंने आपको कहा था कि पैकेज जेसन को आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे पैकेज जेसन तक हमारा जो जो मतलब बन रहा है हम उसमें जा रहे हैं और उसमें अपनी मर्जी की चेंजेस कर रहे हैं। अभी यहाँ भी चेंज करेंगे स्क्रिप्ट में भी। अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे चलूँ। अच्छा, ये जो एक्सप्रेस है ना, बेसिकली अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देखें तो ये एक्सप्रेस एक बिल्ट इन फंक्शन है, इस नाम का एक फंक्शन है। तो मुझे ये बताएं कि जब हम ये इंपोर्ट कर रहे हैं तो फंक्शन को बतौर वेरिएबल ट्रीट किया जा सकता है ना। जब उसे कॉल किया जाए तो आप साथ में राउंड ब्रैकेट्स दे दें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली उसने भी यही किया हुआ है। मैंने कहा जी एक्सप्रेस फंक्शन को कॉल करो, और इस फंक्शन का जो भी रिस्पॉन्स आए, यानी ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस ऑब्जेक्ट को इस वेरिएबल में सेव कर दो। सिंपल इज दैट। नॉर्मली एक्सप्रेस का फंक्शन जब हम कॉल, ये फंक्शन कॉल है ना, और ये बिल्ट इन फंक्शन है इस लाइब्रेरी में, जब हम इसको कॉल करेंगे तो हमें क्या देगा, एक ऑब्जेक्ट देगा। इस ऑब्जेक्ट का कोई भी नाम दे दे, मैं ऐप देता हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इस ऑब्जेक्ट का। अब इसके बाद ये जो लाइन है आखिरी, मुझे ये बाय द वे जुबानी याद है, लेकिन मैं जस्ट बार बार इसलिए इसको रेफर कर रहा हूँ कि अगर आपको फॉर द फर्स्ट टाइम याद नहीं होता तो आप यू आर फ्री टू एक्चुअली कॉपी एंड पेस्ट दिस फ्रॉम हियर, और ये हमेशा ऐसे ही रहेगा सर्वर। अब बेसिकली मैंने कहा था कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या होता है, दो चीजें होती हैं,
मेथड्स और प्रॉपर्टीज। मेथड भी बेसिकली प्रॉपर्टी की फॉर्म में ही होते हैं। तो मुझे बताएं, मैंने कहा ना कि ऐप एक ऑब्जेक्ट है, जो किसने रिटर्न किया? एक्सप्रेस ने। इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है, किस नाम से? लिसन के नाम से। किस नाम से? लिसन के नाम से। नाउ व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ लिसन? ये लिसन क्या भला है? मैंने अभी वेटर की मिसाल दी आपको। अब आप होटल में जाते हैं रात के 1 बजे, होटल बंद हो चुका होता है, लेकिन वेटर अंदर ही होता है। आप उसे रिक्वेस्ट करेंगे, वो आपकी रिक्वेस्ट को लिसन करेगा? वेटर मौजूद है, लेकिन वो आपकी रिक्वेस्ट को लिसन क्यों? वो लिसनिंग मोड में नहीं है। वो लिसनिंग मोड में नहीं है क्योंकि जाहिर है उसकी छुट्टी का टाइम हो गया यार, आपने कोई मतलब। तो इसका मतलब ये है कि सर्वर शुड बी इन लिसनिंग मोड in order to be able to respond. Server should be in listening mode in order to be able to respond to the request. अच्छा, ये listen बुला क्या है बेसिकली? इससे पहले आपने एक और चीज समझनी है। आप में से किसी को पता है पोर्ट क्या होती है? कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में या नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में पोर्ट क्या होती है? हमारे पास ऑनलाइन है कुछ स्टूडेंट्स, हम थोड़ा सा इसे इंटरेक्टिव बना लें बजाय इसके वन वे। पोर्ट जी जी सर पता है। क्या होती है जरा बता दें, हमारे बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाए, फिजिकल वालों को भी। तो हम देंगे उस पोर्ट प्रोजेक्ट वाला रन होगा। नहीं है, मुझे पोर्ट बताएं। 300 या 8080। नहीं, मैं समझ गया। आप पोर्ट बता रहे हैं जी, 8080 एक पोर्ट होती है, वो देंगे तो रन होगा। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ पोर्ट होती क्या भला? आपसे को सिर्फ इंटरव्यू में पूछे जी व्हाट इज पोर्ट, तो नहीं सर नहीं आएगा। किसी और को, आप में से किसी को अंदाजा है पोर्ट का? मतलब वो पोर्ट मुझे पता है वो होती है लोकल होस्ट कॉलन और आगे पोर्ट लिखी होती है, बट पोर्ट होती क्या भला है? फ्रंट एंड में वो पोर्ट हमने देखी है, यूज भी की है, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो फ्रंट एंड का काम नहीं था, वो सर्वर से रिलेटेड था, तो इसलिए उसको मैंने उधर इग्नोर कर दिया, बीच में झाड़ दिया। आपने भी नहीं पूछा, मैंने कहा ठीक है सुभान अल्लाह, पोर्ट अब काम आएगी। अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैसे तो एक पोर्ट आपने देखी है, सिस्टम के फ्रंट पे और बैक पे पोर्ट्स होती हैं, इनको हम नॉर्मली फिजिकल पोर्ट्स कहते हैं सिस्टम की। इन पोर्ट्स का काम क्या है? ये जो सिस्टम की, अभी नेटवर्क पोर्ट की बात नहीं कर रहा, ये जो पोर्ट यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा ना, ये नेटवर्क पोर्ट है, ये सिस्टम की पोर्ट सिर्फ बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। ये जो सिस्टम के फ्रंट पे यूएसबी पोर्ट है, पहले पुराने सिस्टम में होता था माउस की और कीबोर्ड की अलग पोर्ट होती थी, यूएसबी की अलग पोर्ट होती थी, फिर आपकी वीजीए पोर्ट है, फिर आपकी एचडीएमआई पोर्ट है। ये सारी पोर्ट्स का पर्पस क्या है? कनेक्ट करना, कनेक्शन बिल्डिंग। कनेक्शन बिल्डिंग। सर कोई और अच्छा रिफाइन सा आंसर देंगे? इट्स बेसिकली अ गेटवे। यू आर राइट के कनेक्शन बिल्डिंग है, लेकिन जरा ज्यादा अच्छा प्रिसाइज में डेफिनेशन बताऊं। इट्स अ गेटवे थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर्स। यानी अगर मेरे माउस की कम्युनिकेशन सिस्टम तक पहुंचनी है तो किस रास्ते से पहुंचनी है? ये गेटवे है ना। मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूंगा तो सिस्टम पे लिखी जाएगी, सिस्टम में जाएगी, या प्रोसेसर तक जाएगी, या रैम तक जाएगी, लेकिन ये गेटवे कौन सा होगा? जिस रास्ते से गुजर के जाएगी। सो पोर्ट्स आर दी गेटवेज थ्रू विच कम्युनिकेशन अकर। ये माउस से सिस्टम की कम्युनिकेशन है, कीबोर्ड से सिस्टम की कम्युनिकेशन है, कीबोर्ड सिस्टम से एलसीडी की कम्युनिकेशन है, ये सारी की सारी किसके थ्रू पॉसिबल होती हैं? पोर्ट्स के थ्रू होती हैं। तो पोर्ट क्या हुआ बेसिकली? अ गेटवे, अ रास्ता। अब जरा नेटवर्क पे आए। ये तो थी फिजिकल सिस्टम की पोर्ट, काम से इनका भी वही था, क्या? दे प्रोवाइड द गेटवे फॉर द कम्युनिकेशन टू अकर। अब मुझे बताएं, कभी जिंदगी में ऐसा हुआ है कि मैंने ना यहाँ पे 2 टैब्स खोले हुए, एक गूगल मीट का टैब है, मैं यहाँ पे मैसेज भेजता हूँ किसी को, आपको, ऐसा मुमकिन है कि ये मैसेज आपको व्हाट्सएप पे रिसीव हो? मतलब इट्स, ये पागलों वाली बात कर दी ना मैंने। या मैं यहाँ पे आपको ग्रुप में हाई मैसेज करता हूँ, तो ऐसा मुमकिन है कि ये व्हाट्सएप पे किया गया मैसेज आपको यहाँ रिसीव हो जाए या फेसबुक मैसेंजर पे रिसीव हो जाए, अगर मैं तीसरे टैब में फेसबुक मैसेंजर खोला होता। इट इज नेवर एवर पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? मुझे ये बताएं कि आपके ब्राउजर का इंस्टेंस एक ही खुला हुआ है, 2 टैब्स हैं तो क्या हुआ? ब्राउजर तो एक ही है ना। तो ये कौन सी चीज है जो मेक श्योर करती है कि जो बंदा टीम्स पे मुझे मैसेज करे वो मेरे सिस्टम के अंदर जितनी मर्जी चैट ऐप्स खुली हो वो मैसेज मुझे टीम्स के अंदर ही रिसीव होगा? जो मैसेज मुझे गूगल मीट पे भेजा जाएगा वो मैसेज मुझे, यहाँ बेशक 4 चैट ऐप्स खुली हो 4 डिफरेंट टैब्स में, लेकिन वो मैसेज मुझे गूगल मीट पे ही मिलेगा। जो व्हाट्सएप पे करेगा वो मैसेज मुझे व्हाट्सएप वाले टैब में ही मिलेगा।
सो व्हाई डोंट एक्चुअली, क्योंकि अल्टीमेटली कंप्यूटर के लिए तो सब कुछ बाइनरी है ना, 0 1 है। कंप्यूटर को तो नहीं पता यार टैब 1 में गूगल मीट टैब 1 में है, टैब 2 में है, टैब 3 में है, क्या है क्या नहीं। तो कैन एनीबडी आंसर इट नाउ? ये जो पोर्ट है ना, जो एक नंबर से रिप्रेजेंट होती है, बेसिकली इट्स अ लॉजिकल गेटवे थ्रू विच एप्लीकेशन अकर इन द 2 चैनल्स। मिसाल के तौर पे जितनी भी नेटवर्क एप्स होती है ना, यानी जो एप्स नेटवर्क को यूज कर रही होती हैं, गूगल मीट नेटवर्क ऐप है ना, व्हाट्सएप नेटवर्क ऐप है ना, फेसबुक मैसेंजर नेटवर्क ऐप है ना, जितनी भी नेटवर्क एप्स होती हैं वो तमाम की तमाम एप्स किसी न किसी पोर्ट पे कॉन्फ़िगर्ड होती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। यानी जो डेवलपर होता है उस ऐप का, सारी वेबसाइट नेटवर्क ऐप होती हैं, इट्स अनडाउटेडली। आप www.google.com करें, वो भी एक नेटवर्क ऐप है। आप मैसेंजर ना खोलें, वैसे फेसबुक खोल लें, वो भी एक नेटवर्क। आप मेरी वेबसाइट खोल लें stix.com.pk, वो भी एक नेटवर्क ऐप है। तो यही तो कह रहा हूँ कि जितनी भी नेटवर्क ऐप्स हैं वो सारी की सारी कॉन्फ़िगर्ड होती हैं किस पे, किसी न किसी पोर्ट के। अच्छा, ये पोर्ट बेसिकली क्या है? ये एक लॉजिकल नंबर है, एंड दिस इज बेसिकली द गेटवे फॉर एन एप्लीकेशन टू रिकॉग्नाइज दैट विच एप्लीकेशन दैट मैसेज और कम्युनिकेशन इज सपोज टू गो और टू कम। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ कि कोई बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपकी, वो सारी की सारी वेबसाइट्स किस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर्ड होती हैं? अगर ये बच्चे ने भी जवाब दिया था, HTTP की डिफ़ॉल्ट पोर्ट होती है 8080। डिफ़ॉल्ट पोर्ट HTTP की क्या होती है? अगर मैं लिखूँ ना www.google.com, तो ये बेसिकली ये किस पोर्ट के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होगी? 8080। तो नेटवर्क पे जितनी वेबसाइट की कम्युनिकेशन है वो पोर्ट 8080 पे कॉन्फ़िगर्ड होती है। अब आ जाए किसी पर्सनल ऐप पे। गूगल मीट भी एक आपकी नेटवर्क ऐप है। ये ऐप किसी ना किसी एक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर होगी। आप गूगल कर सकते हैं, मुझे नहीं पता ये किस पोर्ट पे इसकी कम्युनिकेशन होती है। आप व्हाट्सएप चला रहे हैं तो व्हाट्सएप भी किसी ना किसी एक पोर्ट पे कॉन्फ़िगर्ड होगी। आप स्काइप चला रहे हैं, अच्छा पहले ये होता था, अक्सर हमने जब स्काइप यूज करते थे ना, स्काइप और एक दूसरी अगर नेटवर्क ऐप यूज करते थे तो ये दोनों कन्फ्लिक्ट कर जाती थी। अभी भी अक्सर ऐसा होता है। अगर कोई भी 2 ऐप्स आपके सिस्टम में ऐसी चल रही हैं जो एक ही पोर्ट पे कॉन्फ़िगर्ड हैं, तो उन दोनों में से एक नहीं चलेगी, और वो पोर्ट कन्फ्लिक्ट का एरर देगी बाकायदा कि भाईजान इस पोर्ट पे पहले से कोई एप्लीकेशन चल रही है। मिसाल देता हूं, अगर मैं अपना यानी यहां 2 पोर्ट्स पे एप्लीकेशन रन की होती है, मैं फ्रंट एंड रन कर रहा हूं लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे, और मैं बैकएंड भी उसी पोर्ट पे चलाना शुरू कर दूं लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे, एरर आएगा। वो कहेगा जी लोकल होस्ट कॉलन 3000 पे ऑलरेडी एक एप्लीकेशन चल रही है, दूसरी एप्लीकेशन सेम पोर्ट पे नहीं चल सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोर्ट जो है बेसिकली एक नंबर है, लेकिन ये नंबर क्या है? ये लॉजिकल गेटवे है। किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के साथ अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो उस कम्युनिकेशन के लिए आपको पोर्ट नंबर साथ में देना ज़रूरी है। ये गूगल या व्हाट्सएप या ये सारी, इनकी आपको पोर्ट्स नज़र इसलिए नहीं आ रही होती कि ये काइंड ऑफ बिकम यूनिवर्सल एप्लीकेशन, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई लिंक इस्टेब्लिश करते हैं तो पोर्ट जो है वो ऑटोमेटिकली ये खुद ही कन्फिगर कर लेते हैं, अंदर इनकी सेटिंग ऐसी होती है। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमें क्या करना होगा? देखें, मैं अपने लोकल सिस्टम को क्या ट्रीट करूँगा? सर्वर ट्रीट करूँगा। तो अगर कोई बंदा मेरे सिस्टम पे इस एप्लीकेशन को बाहर से हिट करेगा तो सिर्फ उसके लिए www.something काफी नहीं होगा, बल्कि साथ उसके आगे क्या और भी क्या देना होगा? उसको पोर्ट नंबर भी देना होगा। ये बात समझ आ गई है? अब सवाल ये है कि पोर्ट्स होती कितनी है, नेटवर्क की पोर्ट्स कितनी होती हैं? तो इसका जवाब सुन लें, 65,535 पोर्ट्स होती हैं। कितनी होती हैं? सॉरी, 65,536 होती हैं। पहली पोर्ट 0 है और आखिरी 65,535। एक काम कर देना 0 से स्टार्ट करके। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे ना नेट पे, तो आप सिंपली लिखें जी नेटवर्क। अब आप मुझे बताएं कि आपने यूनिवर्सिटी में पूरा का पूरा नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, और आप में से मुझे किसी एक ने भी जवाब नहीं दिया कि पोर्ट क्या होती है, ठीक है। सो देख लें फिर कहाँ खड़े हैं हम। सो लेट मी टॉक टू समथिंग लाइक दिस। हाउ मैनी नेटवर्क पोर्ट्स आर देयर? सो ये कितनी है? 65,536। अब ये 0 से स्टार्ट करें तो आखिरी पोर्ट क्या होती है? 65,535।
इसमें कुछ पोर्ट्स रिजर्व्ड हैं जिनको आप यूज नहीं कर सकते। रिजर्व्ड का मतलब मखसूस हैं, पहले से उनका मकसद डिफाइन है, उनको आप यूज नहीं कर सकते। और ये पोर्ट्स यानी कस्टम पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, वो पोर्ट्स हैं 0 से लेके 1024 तक। 0 से लेके 1024 तक की जितनी पोर्ट्स हैं इनको आप कस्टम पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे 8080 पोर्ट 8080 किसके लिए मखसूस है? HTTP की डिफॉल्ट कम्युनिकेशन गेटवे है, उसको आप अपने यूज नहीं कर सकते। इसी तरह बहुत सारी और भी हैं। इनमें एक पोर्ट है, जैसे देखें, ऑल्दो नॉट ऑल आर इन द कॉमन यूज, सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज पोर्ट्स अलोंग विद देयर एसोसिएटेड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल वगैरह। तो अब मुझे ये नहीं पता कि कौन सी पोर्ट किस काम के लिए यूज होती है। एक जो कॉमन है 8080 मैंने आपको बता दी है, बाकी आप खुद गूगल कर लीजिएगा। हाँ, ये देख लें, द वेल नोन पोर्ट्स आल्सो नोन एज सिस्टम पोर्ट्स आर दोज नंबर्ड फ्रॉम 0 थ्रू 1023, यानी टोटल 10 से 24 बनती हैं। द रिक्वायरमेंट्स फॉर वगैरह वगैरह, तो ये जो है वो आप और टोटल ये हैं 0 से लेके 65,536। तो बहरहाल ये खैर, अब हमने जो पोर्ट्स यूज करनी है इसकी काफ़ी रॉकेट साइंस है, क्योंकि ये बेसिकली पूरा का पूरा नेटवर्क का टॉपिक है, नेटवर्किंग का टॉपिक है। तो मैं उस डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा, जितनी नॉलेज हमें चाहिए उतनी हमने गेन कर ली। अब हम जब भी जो पोर्ट देंगे तो हम अक्सर पोर्ट देते हैं लोकल होस्ट कॉलन 3000, लोकल होस्ट कॉलन 4000। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर 10 से 24 तक हम पोर्ट्स नहीं दे सकते, वो रिजर्व्ड हैं किसी न किसी काम के लिए। ये बात समझ आ गई है? तो अब यहां पे वापस आए, app.listen, मैं अपनी इस एप्लीकेशन को कह रहा हूं, क्योंकि एक सर्वर लिख रहा हूं ना, तो सर्वर पे मैं अपने इस app.listen जो पहला पैरामीटर लेता है वो पोर्ट लेता है। मैं इस एप्लीकेशन को बता रहा हूं कि आपने किस पोर्ट पे लिसन करना है। देखिए, अगर मैंने गूगल मीट चलाई हुई ना ऐप, तो ये एक पोर्ट पे लिसन कर रही है। ये सिर्फ उसी रिक्वेस्ट को ये वही रिक्वेस्ट गूगल मीट पे आएगी जो किस पोर्ट पे आएगी, जो गूगल मीट जिस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर्ड है, जिस पोर्ट पे लिसन कर रही है। इसलिए व्हाट्सएप एक टैब में खुला हुआ है और गूगल मीट दूसरे टैब में खुला हुआ है, दोनों आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहे, हालांकि दोनों की कम्युनिकेशन एक ही चैनल से आ रही है। रीजन बीइंग दोनों की पोर्ट्स क्या हैं? डिफरेंट है। तो इसलिए जब मैं तीसरी नेटवर्क की एप्लीकेशन अपना सर्वर चलाऊंगा तो इसके लिए मैं पोर्ट कौन सी दूंगा? अपनी मर्जी की दूंगा। तो मैं ये दे सकता हूं 8000 दे सकता हूं ना भाई, 1000 से तो ऊपर ही है, ठीक है। 4000 दे सकता हूं, 9000 दे सकता हूं, 10,000 दे सकता हूं, 20,000। अब ये पोर्ट मेरे सिस्टम में कोई भी दूसरी एप्लीकेशन इस पोर्ट को यूज नहीं कर सकती। अगर करेगी तो दोनों में क्या आएगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बात समझ आ गई है? तो आई एम टेलिंग माई सर्वर start listening the requests on port 8000, whatever request comes in through the port 8000 just respond it. listen का जो दूसरा पैरामीटर है ना, ये लेता है कॉलबैक फंक्शन, और इस कॉलबैक फंक्शन में ये आपको कनेक्शन की इंफॉर्मेशन देता है कि क्या मैं लिसनिंग में, ये मैं सर्वर स्टार्ट हो चुका है नहीं हो चुका, कोई एरर तो नहीं आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप एक पैरामीटर रिसीव कर सकते हैं, कोई भी इसको आप कह लें, टी कह लें, सी कह लें, कुछ भी कह लें। तो जो भी लिसनिंग की इंफॉर्मेशन है ना, वो इस ऑब्जेक्ट में थ्रो कर देगा, ठीक। तो मैं यहाँ पे सिंपली फॉर नाउ एक मैसेज कर देता हूँ लॉग, और मैं कहता हूँ जी कि सर्वर इज LISTENING लिसनिंग एट पोर्ट 8000, ठीक। ये मेरा सर्वर पूरा हो चुका है, मतलब पूरा तो नहीं है, इसमें छोटी छोटी चीज़ें ऐड करता रहूँगा। अब मैं इस सर्वर को चला के देखता हूँ कि क्या मेरा सर्वर चलता है या नहीं चलता। सर्वर को चलाते कैसे हैं? सिंपली Node.js की फाइल को कैसे रन करते हैं आपको पता ही है। नोड लिखते हैं और स्पेस के साथ फाइल का नाम, करंट डायरेक्टरी में तो मैं क्या लिखूंगा? NODE नोड, फाइल का नाम क्या है? server.js, हिट एंटर। इफ एवरीथिंग गोज वेल, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट। अगर कोई एरर आता तो यहाँ पे मुझे ये मैसेज ना आता, बल्कि वो एरर थ्रो कर देता। समझ आ गई बात? बस सर्वर बन गया, हमारा सर्वर बन गया और चल भी रहा है, ठीक। अब ये सर्वर किसी भी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्ड, अभी यूं समझे कि होटल बन गया है, होटल पे हमने कोई वेटर नहीं रखा, होटल बन गया और होटल चल भी रहा है,
लेकिन अगर कोई बंदा आके कोई रिक्वेस्ट करेगा तो हमारे पास वेटर ही नहीं है, रिक्वेस्ट सुनने के लिए कोई मैकेनिज्म अभी नहीं है, यानी वो सुनने के मोड में है लेकिन वो बंदा जो सुन के जवाब देगा वो नहीं है। तो याद रखिएगा कि हम सर्वर पे, यानी इसी ऐप में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं बिल्ट इन। तो अगर आप वापस यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आएँ तो इसने एक काम दिया हुआ है app.get। ये नाम गेट को जाना पहचाना नहीं लग रहा? गेट का मतलब क्या है? वो गेट रिक्वेस्ट, वो जो 5 रिक्वेस्ट टाइप्स थी उनमें से एक रिक्वेस्ट। इसी ऐप के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ है उसके अंदर गेट का फंक्शन बिल्ट इन मौजूद है और ये 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर स्ट्रिंग लेता है और दूसरा पैरामीटर लेता है फंक्शन। ठीक, इस स्ट्रिंग में मैं फिलहाल सिर्फ ये कर देता हूं, ये पाथ है या एंड पॉइंट है बेसिकली। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपना कस्टम एंड पॉइंट। आपको याद है ना www.something/products, तो मैं इसे /products कर देता हूं आपके लिए। ठीक, यहां तो कोई मसला तो नहीं है ना? और मैं यहां पे एक लॉग कर देता हूं। हेलो फ्रॉम इनसाइड सर्वर। जब भी आप इस फाइल में कोई चेंज करेंगे ना तो उस फाइल की चेंज काम तभी करेगी जब आप सर्वर को ब्रेक करके दोबारा स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज ये चेंज काम नहीं करेगी। तो मैंने सर्वर को ब्रेक करने के लिए Ctrl+C और दोबारा स्टार्ट करने के लिए Node.js server.js चल पड़ा। अब मैं फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट भेजूंगा इस सर्वर पे, मेरा लोकल सिस्टम सर्वर बन चुका है। तो लोकल सिस्टम को टारगेट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं ना ब्राउजर में जाके, और कॉलन के बाद पोर्ट लिखते हैं ना। तो पोर्ट कौन सी लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके लोकल होस्ट पे मल्टीपल एप्लीकेशंस चल रही हों, तो किस एप्लीकेशन को हिट करना है ये कैसे पता चलेगा? आप जरा गौर से देखिएगा और यहाँ देखिएगा कंसोल पे। मैं ब्राउज़र ओपन करता हूँ और मैंने कहा जी कि लोकल होस्ट कॉलन 8000 स्लैश गॉट इट। अगर मैं इसको हिट करूंगा तब ये फंक्शन आएगा मेरे पास। सो नाउ लेट मी डू दिस। मैंने /product किया, मैंने हिट किया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, रिक्वेस्ट गॉट हॉल्टेड, रिक्वेस्ट हॉल्ट हो गई है, स्टक हो गई है, मुअल्लक हो गई है। देख लें, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं आ रहा, और ये मुअल्लक होगी और थोड़ी देर बाद ये मुझे कहेगी रिक्वेस्ट टाइम आउट। थोड़ी देर बाद ये क्या कहेगी, ये एरर नहीं है, ये इंटेंशनल बिहेवियर है, जरा देखिएगा। लेकिन अगर वापस आए बैकएंड पे, तो बैकएंड पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, हेलो फ्रॉम इनसाइड सर्वर। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की सर्वर को, किस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट की, इस एंड पॉइंट पे, और जो ही इस एंड पॉइंट पे कोई रिक्वेस्ट आई इसने फौरन ये फंक्शन चला दिया, ये फंक्शन चला दिया, तो इस पे कंसोल लॉग आया। अब मुझे एक बात का जवाब आप दें कि ये कंसोल लॉग ब्राउजर में क्यों नहीं आया? वैसे जब हम कंसोल लॉग लिखते थे तो ब्राउजर में इंस्पेक्ट करके कंसोल में आता था ना, ये क्यों नहीं? क्योंकि ये सर्वर है, ब्राउजर क्या है, क्लाइंट है, और ये कोड कहाँ लिखा हुआ है, सर्वर पे लिखा हुआ है। तो इसने इसलिए सर्वर पे लॉग किया है, अब ब्राउजर पे नहीं जाएगा लॉग यहाँ का कोई भी। ब्राउजर पे किसका लॉग आएगा, क्लाइंट का, कंसोल एंड पे रहते हुए। समझ आ गई ये बात? नाउ वी आर राइटिंग जावास्क्रिप्ट ऑन द सर्वर साइड, दिस इज व्हाट Node.js पर्पस वाज। Node.js क्या फायदा है, Node.js अलाउज यू टू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। अब हम ब्राउजर से बाहर है। पहली बात ये समझ आ गई है। दूसरी बात कि ये देखें रिक्वेस्ट अभी भी हॉल्ट हुई है, तो याद रखिएगा कि Express.js में जब तक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं होता, ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद एरर आ जाएगा कि रिक्वेस्ट टाइम आउट, मुझे कोई सर्वर से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मुझे बताएं कि जब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की और सर्वर ने लॉक कर दिया, क्या इसने यहां से कोई रिस्पॉन्स भेजा? इसलिए वो हॉल्ट हुई भी है। सर्वर ने, यानी रिक्वेस्ट आ गई है, सर्वर रिक्वेस्ट को लेके बैठ गया।
अब मुझे बताएं, आप होटल पे जाएंगे, वेटर को कहें ये 2 चाय ले, अब वेटर अंदर जाके सो जाए या किसी और काम में लग जाए, तो बेचारा क्लाइंट जो है वो तो बैठ के देखता ही रहेगा ना। तो रिक्वेस्ट क्या हुई है, हॉल्ट हुई है ना। सो इसका मतलब है इट इज मैंडेटरी इफ क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर पे ये लाजिम है कि वो क्या करे, बेशक खाली दे दे रिस्पॉन्स, यार चाय नहीं बन सकती, लेकिन रिस्पॉन्स तो देना भाई, ठीक है, या एरर दे दे, यार बर्तन टूट गए, लेकिन रिस्पॉन्स तो देना, मतलब जाके चुप करके बैठ जाना ये तो। इसलिए ये रिस्पॉन्स कैसे देंगे, जरा इसको देखें। आखिरी बात आज की, सर्वर वापस रिस्पॉन्स कैसे भेजेगा। अभी भी ये टाइम आउट हुआ नहीं हुआ, इसको थोड़ी देर बाद टाइम आउट होना चाहिए, हो जाएगा थोड़ी देर बाद। रिस्पॉन्स कैसे देगा, याद रखिएगा कि जब भी आप ऐप डॉट गेट में ये फंक्शन पास करते हैं बतौर पैरामीटर, ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है, हर हालत में लेगा, आंखें बंद करके लिख लें, और वो 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे। क्या होंगे, एक ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, दूसरे को हम कहेंगे रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। एक्सप्रेस के हर फंक्शन में, चाहे वो गेट होगा, चाहे वो पुट होगा, चाहे वो पोस्ट होगा, चाहे वो डिलीट होगा, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स मौजूद होंगे। मेक सेंस। अब आपको यहां से वापस रिस्पॉन्स भेजना है, तो आप पता है क्या करेंगे, इधर सुन लें पहले, यही रिस्पॉन्स res डॉट सेंड करेंगे और यहां पे लिख दें हेलो फ्रॉम द सर्वर, दैट्स इट। ये रेस ऑब्जेक्ट है, बिल्ट इन है एक्सप्रेस के अंदर, इसके अंदर एक मेथड है सेंड का, जो क्या करता है, रिस्पॉन्स सेंड करता है, किसको, क्लाइंट को, जहां से रिक्वेस्ट आएगी। नाउ लेट्स सी, ये अभी तक हॉल्ट हुई है, हम इसको बंद कर देते हैं और नई रिक्वेस्ट उसी एंड पॉइंट पे करते हैं। नाउ वी शुड गेट रिस्पॉन्स इमीडिएटली इफ एवरीथिंग गोज वेल। ठीक है, नाउ इफ यू कम बैक, मैंने ये कहा था कि आप कोई भी चेंज करेंगे तो आपको सर्वर को क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको ब्रेक करें और दोबारा इसको रन करें। अब दोबारा हेलो फ्रॉम द सर्वर, तो और कहाँ दिखाए, मतलब जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होगी उसी क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन वापस देगा ना। तो अब जाहिर है उसने ब्राउजर क्लाइंट है तो ब्राउजर के अंदर ही दिखानी है ना उसने, और कहाँ दिखानी है। कंसोल तो हमने किया नहीं है। ठीक समझ आ गई बात। तो ये हुआ है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि आपने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने रिक्वेस्ट रिसीव की, रिक्वेस्ट को समझा और वापस रिस्पॉन्स दे दिया। तो आपका साइकिल कंप्लीट किया होगा ना। यू मेड अ रिक्वेस्ट, सर्वर रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट, सर्वर अंडरस्टूड द रिक्वेस्ट, सर्वर प्रिपेयर्ड अ रिस्पॉन्स एंड इट गॉट इट सेंड द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। इसको हम क्या कहते हैं पूरे को, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। तो 2 की ये 4 ही लाइनें होंगी या 6 लाइनें होंगी मैक्सिमम। सर मीटिंग एंड होने लग गई जी बस मेरी क्लास भी एंड होने वाली है। ये समझ आ गई आपको? जी। चले परफेक्ट। ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी सर्वर साइड कम्युनिकेशन को समझने के लिए। क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करता है, सर्वर कैसे रिक्वेस्ट रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद कैसे वापस रिस्पॉन्स देता है। कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई बिलीव